देखिए आईपीसी में आज लिखवाया जाएगा। भाई कॉपी निकाल लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए आपका। देखिए आईपीसी में आपका दुष्प्रेरक दुष्प्रेरक का दायित्व तक हमने क्वेश्चन लिखवाया था मेंस के लिए। उसके बाद आपका एक चैप्टर और पढ़ाया गया है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का आपका चांस रहता है। पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि अनलॉफुल असेंबली से बनता है, विध विरुद्ध जमाव को परिभाषित करिए। अगर ये क्वेश्चन बने तो हु बहू आपका बेयर एक्ट लिखना है। तो आपका मने कहिए तो लिखवाया, नहीं तो हु बहू उतार देना है पांचों जो उद्देश्य हैं। तो आपका लिखिए, लिखवा ही देते हैं एक दो पेज भाई। प्रश्न बनाइए, विधि विरुद्ध उद्देश्य को विधि विरुद्ध उद्देश्य को परिभाषित करिए। विधि विरुद्ध उद्देश्य को परिभाषित करिए। देखिए इसमें भूमिका हम लिखवा दे रहे हैं, और जो बेयर से उतारना है वह आप दो पेज छोड़ देंगे और आपका बेयर से हु बहू उतार लेंगे, धारा 141। क्योंकि एकदम हु बहू ही लिखा जाता है, इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। देखिए धारा ऐड करना था, इसी में हम बता रहे हैं, वही धारा आप लिख लीजिए। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में या विषय में धारा 141 से 160 तक में, बीच में जोड़ लीजिए, धारा 141 से लेकर 160 तक में प्रावधान किया गया है। बीच में भाई आप जोड़ लीजिएगा, धारा प्रावधान किया गया है, जिसमें आगे लिखे इसमें, जिसमें धारा 141 में, जिसमें धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव, पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव तब कहलाता है। पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव तब कहलाता है जब वे इस धारा में दिए गए, जब वे इस धारा में दिए गए पांच सामान्य पांच सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के लिए
किसी एक या अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी एक या अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हों, एकत्रित हुए हों। खड़ी पद देकर इसी में लिखिए, इंग्लैंड में 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, इंग्लैंड में 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पांच सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 5 सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। लिखिए, लिखवा देते हैं, तेजी से लिखिए, 10-15 मिनट में निपट जाए। पहला लिखिए, अब वहीं रट भूमिका बांध के और यहीं लिखना है। लिखिए पहला या फर्स्ट या 1, केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य, कामा दीजिएगा, केंद्रीय सरकार को कामा देना है, या किसी राज्य सरकार को, फिर कामा दीजिए, संसद को, संसद को, फिर कामा दीजिए, या किसी राज्य के विधानमंडल को, फिर कामा दीजिए, या किसी लोक सेवक को, या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, कामा दीजिए, आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, आतंकित करना, अथवा, दूसरे पॉइंट में लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, सेकंड या दूसरा, किसी विधि के, सेकंड में अब लिखना है, किसी विधि के, कामा दीजिए, या किसी वैध आदेशिका के, किसी विधि के, कामा दीजिए, या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध करना, वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध करना, अथवा, तीसरा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके तीसरे खंड में, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार, किसी रिष्टि
या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना अथवा अथवा चौथे में लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, चौथा लिखिए। किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा, चौथे खंड में लिखिए, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, कामा दीजिए, किसी संपत्ति का कब्जा लेना, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, कामा दीजिए, जल का उपभोग करने के अधिकार, जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से, कामा दीजिए, जिसका वह कब्जा रखता हो, जिसका वह कब्जा रखता हो, फिर कामा दीजिए, या उपभोग करता हो या उपभोग करता हो, वंचित करना, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुचित अधिकार को या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को, अनुमानित, अनुमित माने अनुमानित, अनुमानित भी लिख सकते हैं, किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना, यानी कि कल्पना कर लिए कि अधिकार हमें है, अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना, अथवा पैराग्राफ चेंज करके पांचवा खंड लिखिए, आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, कामा दीजिएगा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, फिर कामा दीजिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से बाध्य न हो, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से बाध्य न हो, या उसका लोप करने के लिए, या उसका लोप करने के लिए, कामा दीजिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, कामा देकर लिखिएगा,
जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो। फिर कामा दीजिए विवश करना, खड़े पैदे दिए यानी कि फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्पष्टीकरण, एक लाइन और लिखना है इसमें, एक्सप्लेशन या स्पष्टीकरण। कोई जमाव कोई जमाव जो एकत्र होते समय, कोई जमाव जो एकत्र होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, विधि विरुद्ध नहीं था, कामा दीजिए, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न बनाइए, ये समाप्त हो गया। अगला प्रश्न बनाइए, ये चांस रहता है आने का। बलवा को परिभाषित करते हुए, बलवा को परिभाषित करते हुए बलवा तथा दंगा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन चांस रहता है पूछने का, या तो अंतर पूछ ले या ये। बलवा को परिभाषित करते हुए बलवा तथा दंगा में अंतर बताइए। लिखिए उत्तर आपका। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में यानी कि 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 141 से लेकर 160 तक में, धारा 141 से लेकर 160 तक में उपबंध किया गया है, उपबंध किया गया है। हाँ नहीं नहीं, 141 से 160 बस इतना दिखा देना है। नहीं नहीं, आपका 141 से 141 से 160 बस ये लिख देना। मेन सेक्शन भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है, लेकिन मैंने दोनों तरीका से है आपका। या तो उससे ये रहेगा कि आपका मैंने दोनों तरीका से है, कोई गलत नहीं है आपका। इस अध्याय में इस सेक्शन में बलवा को परिभाषित किया गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका भाई सही है। लिखिए 141 से 160 तक में उपबंध किया गया है, जिसमें जिसमें धारा 146 में, जिसमें सेक्शन 146 में बलवा करना परिभाषित करते हुए, बलवा करना परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि, अब बेरेट की भाई भाषा जो है एकदम हूबहू याद करके जाइए 2-3 लाइन। ये कम से कम जो बेर बलवा की परिभाषा है ये गलत ना हो, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। लिखिए की के बाद कामा देकर लिखिएगा। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा,
जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, माने आगे बढ़ाने में, अग्रसर करने में, अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, कामा दीजिए, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य, है के बाद कामा दे दीजिएगा, हिंसा का प्रयोग किया जाता है, कामा देना है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, खड़ी पैर दे दीजिए। यहाँ उपर्युक्त परिभाषा के, देखिए, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत बलवा के निम्नलिखित तत्व, बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व लिखिएगा, बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं, दर्शित होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फर्स्ट। फर्स्ट में लिखिए विधि विरुद्ध जमाव का होना, विधि विरुद्ध जमाव का होना। सेकंड लिखिए ऐसे जमाव के किसी सदस्य, ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा या जमाव द्वारा, ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा या जमाव द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को, जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करना, बल या हिंसा का प्रयोग करना। खड़े पैर देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बलवा के अपराध के लिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। बलवा के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि
यह आवश्यक है कि विधि विरुद्ध जमाव हुआ हो विधि विरुद्ध जमाव हुआ हो ऐसे जमाव की परिभाषा, ऐसे जमाव मतलब विधि विरुद्ध जमाव, ऐसे जमाव की परिभाषा इस संहिता की धारा 141 में देते हुए यह कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव 5 में से किसी एक या एक से अधिक 5 में से किसी एक या एक से अधिक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो, माने फुलफिल करने, पूरा करने, पूर्ति के लिए किया गया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बलवा की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि बलवा की दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य या एक से अधिक सदस्य या सभी सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। बल शब्द को इस संहिता की धारा 349 में बल शब्द को इस संहिता की धारा 349 में परिभाषित करते हुए इसे केवल
व्यक्ति के विरुद्ध क्षति तक सीमित रखा गया है। इसे केवल व्यक्ति के विरुद्ध क्षति तक सीमित रखा गया है। जबकि हिंसा को परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि हिंसा को परिभाषित नहीं किया गया है। हिंसा शब्द बल से व्यापक अर्थ रखता है। हिंसा शब्द बल से व्यापक अर्थ रखता है। खड़ी पैदे कर लिखिए, यह व्यक्ति जीव जंतु, यह माने हिंसा, यह व्यक्ति कामा दीजिए जीव जंतु एवं निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी की जा सकती है। एवं निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके अंतर लिखिए, आपका हेडिंग डालिए तो दंगा तथा बलवा में अंतर। दंगा तथा बलवा में अंतर। ऐसे चार्ट बना लीजिए, ऐसे चार्ट भी बनाया जाता है। इधर आपका लिख लीजिए दंगा और इधर वाले में बलवा। चार्ट बना लीजिए। आपका हेडिंग डाल देना है दंगा एवं बलवा में अंतर, या ये भी लिख सकते हैं कि दंगा एवं बलवे में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद आपका दो तरीका यहाँ लिखने का है, या तो बिना चार्ट बनाए आप लिखिए या चार्ट बनाकर लिखिए, दोनों तरीका चल सकता है। बिना चार्ट बनाए आपका पहला लिखेंगे तो दंगा पहले लिखेंगे, फिर जबकि डालकर बलवा, और चार्ट बनाएंगे तो जो अंतर दंगा में पहले दंगा का देंगे उसी से कोरिलेट करते हुए अंतर किस में देंगे, बलवा में। भाई भिन्न नहीं, जो बातें पहले खंड में दंगा, कहीं भी अंतर लिखिए तो जो पहले खंड में आपने दंगा के बारे में बताया उससे रिलेटेड बलवा के बारे में क्या डिफरेंस है, ये अलग खंड में आपको नहीं लिखना है। बलवा लिखते समय वह जो अंतर है वह पहले क्लाज में ही लिखना है, अलग नहीं। जैसे व्यक्तियों की संख्या, आपका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, व्यक्तियों की संख्या लिख रहे हैं तो जिस क्लाज में दंगा में 2 या 2 से अधिक लिखेंगे, जैसे मान लीजिए दूसरे में आप दिखाए, तो बलवा के दूसरे क्लाज में ही आपको कम से कम 5 व्यक्ति लिखने होंगे, यानी कि तीसरा नहीं। लिखिए अंतर भाई आपका। दंगे की परिभाषा, पहले परिभाषा से अंतर शुरू किया जाता है, पहला डाल लीजिएगा। पहला अंतर हम परिभाषा से चल रहे हैं। भाई देखिए आपका ऐसा अंतर दंगा, तो इसमें पहला लिख लीजिएगा, फिर हम इसमें बताएंगे पहला। तो पहला अंतर अभी लिखा जा रहा है, लिखिए। दंगा की परिभाषा धारा 159 में दी गई है, जिसके अनुसार धारा 159 में दी गई है, जिसके अनुसार, कामा दे दीजिएगा अनुसार के बाद, जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, जबकि
दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, कामा दीजिए, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तब यह कहा जाता है कि तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ये पहला हुआ। अब बलवा में लिखिए, पहले में बलवा जब लिखेंगे तो आपका इसी के सामने लिखा जाता है, ये भी सतर्क रहना है। जैसे पहला आपका यहाँ तक आया तो आप बलवा में लिखेंगे, अगर बलवा वाला पहला पॉइंट यहाँ तक आता है तो इतना अब आपका जो क्षेत्र है या जो खाली है उसको छोड़ेंगे। जब दूसरा लिखेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, नीचे से। अब ये नहीं कि यहाँ से नहीं, यानी कि ये पॉइंट जहाँ तक आए या ये पॉइंट नीचे जहाँ तक आए, थोड़ा पैरल भी देखना है। उसके पैरल अब दूसरा नहीं लिखना है, उसके नीचे ही लिखना है। लिखिए आगे भाई आपका बलवा में लिखिए पहला बलवा की परिभाषा धारा 146 में दी गई है। बलवा की परिभाषा धारा 146 में दी गई है, जिसके अनुसार, कामा दीजिए, लिखिए, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। कामा दीजिए, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। ये पहला अंतर रहा। अब लिखिए दूसरा, लिखिए आपका अंतर नंबर 2 लिखिए, 2। दंगा का अपराध केवल सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है। दूसरा अंतर लिखवाया जा रहा है, दंगा का अपराध केवल सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है। बलवा में लिखिएगा, बलवा का अपराध सार्वजनिक तथा प्राइवेट दोनों स्थानों पर हो सकता है।
बलवा का अपराध सार्वजनिक तथा प्राइवेट दोनों स्थानों पर हो सकता है। तीसरा अंतर लिखिए। दंगा के अपराध के लिए, तीसरा अंतर लिखिएगा, दंगा के अपराध के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक नहीं है। दंगा के अपराध के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक नहीं है। बलवे वाले में लिखिएगा, बलवा वाले में, बलवा के अपराध के लिए, बलवा के अपराध के लिए विधि विरुद्ध जमाव का होना अनिवार्य है। विधि विरुद्ध जमाव का होना अनिवार्य है। लिखिए अगला अंतर दंगा में लिखिए। दंगे का अपराध किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है। ये चौथा अंतर चल रहा है ना? हाँ, चौथा अंतर है भाई। दंगे का अपराध किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है। बलवा में लिखे, बलवा का अपराध, बलवा का अपराध धारा 141 में वर्णित, बलवा का अपराध धारा 141 में वर्णित 5 उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक के लिए हो सकता है। 5 सामान्य उद्देश्य लिखिएगा भाई। देखिए उसमें सब थोड़ा जोड़ दीजिएगा। 100 वाक्य बोलिए तो इसमें थोड़ा। हाँ, 5 सामान्य उद्देश्यों, भाई सामान्य लिखना जरूरी है। 5 सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक, 5 सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक की पूर्ति के लिए हो सकता है। एक या अधिक की पूर्ति के लिए हो सकता है। अगला लिखिए पांचवा अंतर। दंगा का अपराध, दंगा का अपराध के लिए लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। दंगा के अपराध के लिए लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। बलवा में लिखिए अब, बलवा के अपराध के लिए, बलवा के अपराध के लिए लोक शांति का भंग होना आवश्यक नहीं है।
अगला अंतर लिखिए, दंगा में लिखिए, छठवां है ना, छठवां अंतर। दंगे के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि दंगा के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार आपस में लड़ाई किए हों। दोनों पक्षकार आपस में लड़ाई किए हों। बलवा वाले में लिखिए, बलवा में। बलवा के अपराध के लिए, बलवा के अपराध के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा, दोनों पक्षकारों द्वारा लड़ाई का किया जाना आवश्यक नहीं है। लड़ाई का किया जाना आवश्यक नहीं है। अगला अंतर लिखिए, दंगा के अपराध में दोनों पक्षकारों को दंडित किया जाता है। दंगा के अपराध में दोनों पक्षकारों को दंडित किया जाता है। बलवा में लिखिए, बलवा के अपराध में दोनों पक्षकारों को दंडित करना आवश्यक नहीं है। बलवा के अपराध में दोनों पक्षकारों को दंडित करना आवश्यक नहीं है। अगला लिखिए, दंगा एक साधारण अपराध है। दंगा एक साधारण अपराध है जो कम दंड से दंडनीय है। दंगा एक साधारण अपराध है जो कम दंड से दंडनीय है। बलवा में लिखिए, बलवा एक गंभीर अपराध है जो अधिक दंड से दंडनीय है। बलवा एक गंभीर अपराध है जो अधिक दंड से दंडनीय है। अगला प्रश्न बनाइए, दंगा को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्व बताइए। टिप्पणी में ही ज्यादातर आया है ये क्वेश्चन। 1 से 1.5 पेज में इसको लिख डालना है दंगे को, यानी कि हर हाल में 5 से 7 मिनट में आप मेंस में इसको समाहित कर दीजिएगा। लिखिए, प्रश्न अगला लिखिए, दंगा को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। लिखिए, उत्तर लिखिए इसका। दंगे का शाब्दिक अर्थ होता है आतंकित करना। दंगे का शाब्दिक अर्थ होता है आतंकित करना। लेकिन विधिक अर्थों में, लेकिन विधिक अर्थों में भारतीय दंड संहिता की धारा
लेकिन विधिक अर्थों में भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में 159 में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि की के बाद कामा लगा दीजिएगा। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, कामा दीजिएगा। तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दंगा के आवश्यक तत्व। हेडिंग थोड़ा मोटा में डालना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट यानी कि दंगा के आवश्यक तत्व। पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। फर्स्ट में लिखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, कामा दे दीजिए। सेकंड में लिखिए, ऐसे व्यक्तियों के बीच लड़ाई का होना। ऐसे व्यक्तियों के बीच लड़ाई का होना, फिर कामा दीजिए। कामा देकर थर्ड में लिखिए, ऐसी लड़ाई का लोक स्थान में होना। थर्ड में लिखिए, ऐसी लड़ाई का लोक स्थान में होना, कामा दीजिए। फोर्थ लिखिए, ऐसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप लोक शांति का भंग होना। ऐसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप लोक शांति का भंग होना। खड़ी पाई दे दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके अब व्याख्या लिखिए। लिखिए, दंगा के अपराध के लिए यह अनिवार्य है कि दंगा के अपराध के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो। व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो। अतः केवल एक व्यक्ति दंगे का अपराध नहीं कर सकता। अतः केवल एक व्यक्ति दंगे का अपराध नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
दंगा के अपराध के लिए दंगा के अपराध के लिए व्यक्तियों के बीच लड़ाई का होना आवश्यक है। व्यक्तियों के द्वारा लड़ाई का किया जाना आवश्यक है। यदि केवल उग्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि केवल उग्र शब्दों का प्रयोग किया गया हो या उग्र आचरण दर्शाया गया हो, तब इसे लड़ाई नहीं माना जाएगा। तब इसे लड़ाई नहीं माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसी लड़ाई लोक स्थान में होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई लोक स्थान में होनी चाहिए। वह स्थान जहां आम जनता वह स्थान जहां आम जनता आसानी से आ जा सके, आसानी से आ जा सके, उसे लोक स्थान माना जाता है। उसे लोक स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान लोक स्थान है? इसी लाइन में खड़े पे देख लिखे। कौन सा स्थान लोक स्थान है तथा कौन सा स्थान प्राइवेट स्थान है? तथा कौन सा स्थान प्राइवेट स्थान है? प्रकृति के अनुसार इसका निर्धारण परिवर्तित होता रहता है। प्रकृति के अनुसार इसका निर्धारण परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे जब एक पार्क आम जनता के लिए खुला हो, जैसे जब एक पार्क आम जनता के लिए खुला हो, तब वह लोक स्थान होगा। तब वह लोक स्थान होगा। और जब वह आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है, और जब वह आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है, तब वह प्राइवेट स्थान होगा। तब वह प्राइवेट स्थान होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक दो लाइन और बचा इसमें।
ऐसी लड़ाई के द्वारा लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। ऐसी लड़ाई के द्वारा लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। यदि लड़ाई के कारण लोक शांति में विघ्न न पड़ा हो, यदि लड़ाई के कारण लोक शांति में विघ्न न पड़ा हो, तब दंगा का अपराध नहीं होगा, तब दंगा का अपराध नहीं होगा। तो रेस्ट ले लीजिए, तब एविडेंस चलेगा भाई आपका। 12-15 मिनट बाद एविडेंस चलेगा। अभी के डाल सकते हैं, के एक दो डाल सकते हैं, वैसे टिप्पणी में ही आता है, बहुत फुल क्वेश्चन कम आता है। बस कमेंट लिखने के लिए 1 से 1.5 पेज में समाहित हो जाना है, लिख सकते हैं। 1-2 केस डाल सकते हैं, कहेंगे तो लिखवा देंगे।